है बच्चा लोग, कैसे आप लोग? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस की कंप्लीट मैराथन सीरीज लेकर आएंगे। आज उसी सीरीज का हम लोग सेकंड चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जिसको ही करने के बाद बच्चों आपके माइंड में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं बचेगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you never need to be go on any another video or any another channel to watch about any concept or any topic. So let's begin the chapter without delay. And one more thing, students, actually this chapter is a little bit big, so we can shoot this chapter into two parts. So it's a little bit easier for you to understand the topics. So let's begin. Okay. So सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बच्चों, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, आप लोगों को हमने सही 9th में और हमारे प्रीवियस क्लासेस में समझा है कि एसिड्स और बेसेस होते क्या है। तो जनरली आपको एक टर्म याद रखनी है बच्चों की, जितने भी एसिड्स होंगे जनरल टर्म्स में, वो सारे एसिड्स टेस्ट में सोर होंगे, और हमारे जो बेसेस होंगे वो टेस्ट में बीटर होंगे, यानी कड़वे या कसेले होंगे। ये चीज हमको याद रखनी है। और हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स और बहुत से वर्क करते हैं जिसमें कि हमको एसिड और बेस जो है वो काम में आते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ना तो सारे एसिड्स को और ना ही सारे बेसिस को बच्चों हम हाथ से टच करके या टेस्ट करके पता लगा सकते हैं वो दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है और बेसिक। तो बच्चों कैसे पता चलेगा? क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि एसिड या बेसिस जो है वो कलरलेस हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। So how can you find that given substance is have the acidic property or basic? Maybe it will be harmful if you touch it. So इसको पता करने के लिए बच्चों एक सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। आप लोगों ने बच्चों इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सब्सटेंस आपको दिया है, जिसको कि आपको फाइंड करना है कि वो सब्सटेंस जो है एसिडिक प्रॉपर्टी का है और बेसिक का है। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये उस एसिड या बेस की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब किए बिना अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी का है और बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी का है। तो हम यहाँ पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे। अब अगर नेचुरल इंडिकेटर होते हैं बच्चों, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो स्टेप वाइज दोनों को समझते। सो लेट्स बिगिन विद द नेचुरल इंडिकेटर। अभी होते क्या क्या है बेटा? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। आई होप आप सब इसके बारे में जानते होंगे। तो हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है, आपका रेड कैबेज बच्चों, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक जो हल्दी हम घर पर यूज करते हैं, इट्स एन ऑल्सो बिहेव लाइक ए नेचुरल इंडिकेटर, जो कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हमको अलग अलग टाइप से बता देगी कि गिवन सब्सटेंस जो है हमारा एसिडिक और बेसिक। petals of some flower like hydrogenia, petunia and geranium, these are also have some flowers petal, they can also change their colors and releasing some smell to identify us that given substance have acidic property or basic. तो बच्चों चलिए इन्हीं इंडिकेटर्स को हम लोग आगे समझते हैं कि होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इनसे कि जो सब्सटेंस है हमारा वो एसिडिक प्रॉपर्टी का है और बेसिक प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक प्लांट आपको दिख रहा है जिसका कि नाम लीचेन है, और इसी लीचेन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे लिटमस सॉल्यूशन को भी और लिटमस पेपर्स को भी। तो बच्चों नेचुरली जो लिटमस सॉल्यूशन या पेपर हम बनाते हैं ना, उसका कलर पर्पल होता है। ओके, तो नेचुरली जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका कलर पर्पल होता है, बट इंडस्ट्रियल पर्पस से और हमको जब चेक करना होता है एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी, तो यही इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में। तो बच्चों एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि जितने भी एसिड्स होंगे बच्चों, आपके क्या होंगे? एसिड्स। वो सारे एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर हो या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो, उन दोनों को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या समझ आया बच्चों कि एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू दी रेड? ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का पता लगाने का,
कि वो किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। अब अगर बात बेस की करें हम, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बच्चों आपके जो बेसेस होते हैं, ओके, वो रेड कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स जो भी बेसिस होंगे वो लिटमस सॉल्यूशन कह लो या लिटमस पेपर कह लो, उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। काय में कन्वर्ट कर देंगे? रेड टू ब्लू। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो सर क्या हमारे पास एक ही इंडिकेटर? नहीं बच्चों, मल्टीपल इंडिकेटर से कि बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास कोई और टाइप के इंडिकेटर हो, लिटमस सॉल्यूशन ना हो, तो हम अदर इंडिकेटर्स पे भी बात करते हैं। ये एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है क्योंकि हम सभी के घरों में मिलता है और हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, टर्मरिक, है ना, हल्दी। तो बच्चों जैसे कि आपके कोई व्हाइट क्लोथ्स हो, है ना, या घर पर कई बार हम लोग कोई खाना बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो बच्चों ये टर्मरिक जो हमारे क्लोथ्स पर गिर जाती है, जिससे कि हमारा शर्ट है या जो फैब्रिक है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बच्चों ये जो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, येलो कलर शर्ट, अगर हम इसको उसके बाद यहाँ पर डिटर्जेंट से या सोप से आप इसको वॉश करते हो, तो यही टर्मरिक जो येलो कलर की लगी थी शर्ट पर, ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस आप कह सकते हो, यू कैन अज्यूम दैट bases react with turmeric and convert the turmeric into the red color। और जब इसको आप वाटर से रिंस आउट करोगे ना, जैसे वो बेस आपका हटा फिर से साबुन या डिटर्जेंट जो भी आपने यूज किया, तो फिर से येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर जिसको कि हम लोग यूज करके पता लगा सकते हैं गिवन सब्सटेंस जो है हमारा बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी का है या बेसिक प्रॉपर्टी का। बच्चों एक चीज और याद रखनी है कि ये टर्मरिक जो है आपका, है ना, ये बच्चों बेसेस के साथ तो रिएक्ट करेगा बट एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको समझ लेना है कि अगर इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो रहा है ना, रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो सब्सटेंस है आपका बच्चों वो बेसिक प्रॉपर्टी का है, ओके। और अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो बच्चों वो जो है एसिडिक प्रॉपर्टी का। एक चीज हमको यहाँ पर याद है, कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बेस को बहुत कम यूज किया, जैसे आपका डव सोप होता है या और भी कई सोप्स हो सकते हैं जिनमें मिल्क बेस्ड ज्यादा प्रोडक्ट यूज होते हैं, मिल्क सब्सटेंस, तो उनके साथ थोड़ा रिएक्शन डिफरेंट टाइप से होगा। चलिए आगे समझते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है कि टर्मरिक वी कैन यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर। इट कन्वर्ट इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड बाय कांटेक्ट विद द बेसिक सब्सटेंस प्रोडक्ट। ओके गो ऑन। अच्छा चलिए एक बात और कर लेती, जो हमारा आपका मिथाइलिन ऑरेंज या फिनोक्थेलिन जो है, ये भी बच्चों एक टाइप की इंडिकेटर्स है, बट ये जो होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इसका मतलब कि ये ऐसे इंडिकेटर्स है जिस इंडिकेटर्स को बच्चों हम लोगों ने लैब्स में या फैक्ट्रीज में बनाए हैं हमारे टेस्ट करने के लिए कि सब्सटेंस जो है आपको एसिडिक प्रॉपर्टी का है या बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी का है। चलिए इन्हीं के बारे में आगे बात करते हैं। ये बच्चों एक टेबल है जिसमें कि इस साइड में जो आपको पिंक कलर से सब्सटेंस दिख रहे हैं वो सारे सब्सटेंस बच्चों आपके एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। और बच्चों लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस है, ये सारे सब्सटेंस का नेचर जो है वो बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, they all are the acids have the acidic property. It means they convert litmus to red। और ये टर्मरिक के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर इस टाइप के सब्सटेंस की बात करें तो ये सारे बेसिक नेचर के बच्चों, और ये सब्सटेंस जो है आपके, ये रेड लिटमस को सॉल्यूशन हो या पेपर हो उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगे और ये टर्मरिक के साथ रिएक्ट भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेबल है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना। आप इसको 2 सेकंड देखिए कि इसमें हमको करना क्या है। देखा बच्चों आपने? चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये हमारे जो है अप साइड में आपको जो दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये अलग अलग टाइप के लिटमस सॉल्यूशन है। ये दोनों जो है हमारे रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, दिस आर नेचुरल इंडिकेटर। और फिनोक्थेलिन एंड मिथाइलिन ऑरेंज, ये दोनों जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो बच्चों इस टेबल से हम लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं, हमको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी जो गिवन सब्सटेंस है वो किस टाइप के सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ से HCl से लेकर
CH3COO तक, एसिटिक एसिड तक। तो ये सारे सब्सटेंस जो है हमारे एसिड है यहाँ तक। ओके, तो हम सभी को पता है कि रेड लिटमस एसिड के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता, तो देखिए कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें ब्लू लिटमस की, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा प्रीवियस टॉपिक में कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो जितना आपका जो फिनाप्थेलिन जो है बच्चों, ओके, फिनाप्थेलिन जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कलरलेस रहेगा। ओके, अगर बात मिथाइल ऑरेंज के हम लोग, तो ये एसिड के साथ पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके एसिडिक सब्सटेंस के साथ फिनोप्थेलिन रिएक्ट नहीं करेगा और मिथाइलिन और ऑरेंज जो है वो पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिक सब्सटेंस की। तो हम सभी को पता है बच्चों कि जो भी बेस होंगे वो बेस आपके बेटा ब्लू लिटमस जो होता है आपका, रेड लिटमस जो होता है बच्चों, इस रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। क्या याद रखना बच्चों कि जितने भी बेस होंगे या बेसिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंस होंगे बेटा, ये सारे सब्सटेंस रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं पर हमको पता है कि बेस ब्लू लिटमस से रिएक्शन नहीं करते, तो कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज, फिनोप्थेलिन के साथ सारे बेस रिएक्ट कर कर रेड टू पिंक, मतलब रेड से पिंक कलर के बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना बच्चों। और अगर बात हम मिथाइल ऑरेंज की करें तो इसमें कोई ज्यादा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये येलो ही कलर का रहेगा। बच्चों इस टेबल से आप लोगों को आई होप समझ आया हो कि कौन से सब्सटेंस के साथ कौन सा इंडिकेटर किस टाइप से रिएक्ट करेगा। आपको इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और इंडिकेटर है बच्चों जिनको हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनका कि ये जो इंडिकेटर्स है इनमें कोई कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे बताएंगे ये बेटा? ये जो इंडिकेटर्स है जैसे ऑनियन, क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस, these are indicator will releasing some smells and reacting different type or different kind on both the substance have acidic और basic nature। चलिए समझते हैं इसको कि होता क्या है एक एक करके। सबसे पहले जो हमारा ऑल फैक्टर इंडिकेटर हम लोग ऑनियन का टेस्ट समझते हैं। बच्चों बहुत इजी सा टेस्ट है, हम लोग इसको घर पर भी कर सकते हैं, देख पता लगा सकते हैं कि हमको क्या करना है बच्चों। कुछ ऑनियंस को लेना है और उनको बहुत फाइनली आपको चॉप कर लेना है, काट लेना है बहुत अच्छे से, बारीक से चॉप कर लेना है। देन क्या करेंगे, उनके बाद 2 डिफरेंट पैकेट्स लेंगे हम लोग, या चाहे तो एक ही पैकेट हम ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ हमने क्लोथ की ऐसी स्ट्रिप्स डाल दी, ठीक है, और उसको बिल्कुल क्लोजली उस पैकेट को हमने बंद कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देना है। क्लियर, यहां तक का क्लियर? ऑनियन लेना है, फाइनली चॉप्ड करना है, कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स लेनी है आपको, उन क्लॉथ स्ट्रिप्स को उस बैग के अंदर रखना है जिसमें कि आपने ऑनियन स्ट्रिप्स को लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बेटा इस पैकेट को फ्रिज के अंदर होल नाइट के लिए छोड़ देंगे। अब क्या होगा, मॉर्निंग में हम लोग पैकेट निकालेंगे, क्लॉथ स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे और हम दोनों ही जो स्ट्रिप्स हमारी थी जो हमने उस पैकेट के अंदर डाली थी, उन स्ट्रिप्स में से 2 स्ट्रिप्स कोई सी भी निकालेंगे और एक के ऊपर हम लोग जो है बेटा डाइल्यूट HCl एसिड डालेंगे। डाइल्यूट क्यों डाले, और कॉन्सेंट्रेट डाल रहे तो मे भी हमारा क्लॉथ को ही बंद कर दे, है ना। तो डाइल्यूट HCl लेना है और ये जो कि एसिड हो जाएगा, और आपको कुछ ड्रॉप्स जो है NaOH की लेनी है, यानी कोई बेसिक सब्सटेंस की। अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दोनों ही क्लॉथ्स को आपको रिंस कर लेना है, धो लेना है। तो हम लोग देखेंगे बेटा कि जो बेस था हमारा, जो हमारा बेस था यानी कि NaOH, ये जिस क्लोथ स्ट्रिप के ऊपर हमने डाला था, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी स्मेल हट जाएगी, उसकी स्मेल वेनिश्ड हो जाएगी। जबकि जो एसिडिक सब्सटेंस था हमारा HCl डाइल्यूटेड, उस क्लोथ स्ट्रिप में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या समझ आया कि बेसेस आर रिएक्ट विद द ऑनियन एंड वेनिश्ड इट्स स्मेल आफ्टर वॉशिंग। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए
और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा टेस्ट है वनीला एसेंस। हम समझते हैं क्या होता है और ये किस टाइप से रिएक्ट करेगा। ओके बच्चों, चलिए समझते हैं। ये जो वनीला एसेंस है ये भी अपनी स्मेल में कोई ना कोई चेंज लेके आएगा। अब समझते हैं कि किस टाइप के सब्सटेंस के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर बात करें, हमने आपको डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट NaOH लिया, है ना। दो टेस्ट ट्यूब लेना होता है यहाँ पर आपको। एक में हमको डाइल्यूट HCl लेना है, एक में डाइल्यूट NaOH लेना है। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम वनीला एसेंस की दो ड्रॉप्स को डालेंगे। क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा वनीला एसेंस की दो ड्रॉप्स आपको डालनी है। आगे देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो जो आपका बेस है जहां पर NaOH हमने लिया, वो उस वनीला एसेंस की स्मेल को हटा देगा, वैनिशेस कर देगा। जबकि एसिड जो है उस वनीला एसेंस की स्मेल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या समझ आया कि जो बेस होंगे हमारे बेटा, वो सारे ही बेस जो है जनरली वनीला एसेंस की स्मेल को हटा देंगे, जबकि एसिडिक सब्सटेंस के जो प्रोडक्ट है वो वनीला एसेंस का रिएक्ट नहीं करेंगे। ये एक और फैक्टर इंडिकेटर है, जैसे कि आपका है क्लोव ऑयल। इसके बारे में बात जानी कि लौंग का तेल। तो बेटा ये क्या रिएक्शन करेगा, तो यहां पर भी आपको याद रखना है कि क्लोव ऑयल भी सेम जैसे कि हमारा वनीला एसेंस रिएक्ट करेगा उसी टाइप से करेगा कि जब बेसिक सब्सटेंस का प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी अपनी स्मेल को चेंज कर लेगा, स्मेल चली जाएगी इसकी। और जब कोई एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। द ऑडियो रिमेन अनचेंज्ड इन HCl। इट मींस वी कैन से the clove oil cannot react with the acids, it react with the only bases and its smell vanished in the contact after the bases. Okay, come on the next topic बेटा। ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन से आपको समझना है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। जो इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारा मेटल्स है और मेटल्स जो है वो एसिड और बेस के साथ किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, उनको क्या चीज देखने को मिले। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको क्या करना है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ओके, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें आपको एसिड डालना है। कौन सा एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक चीज याद रखना बेटा, लैब में हम जनरली मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही करेंगे। ओके, तो आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक मेटल के कुछ पार्टिकल्स, कुछ ग्रेन्यूल्स आपको ऐड कर देना। क्या कर देना बेटा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पार्टिकल्स हमको जो डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, उसको कॉर्केड ट्यूब रबर से उसको बंद कर देना है और उसमें एक हमको डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जैसी एक पतली ट्यूब आती है, उसको लगा देना है। और एक कंटेनर लेना है जिसमें आपको सोप वाला सॉल्यूशन यानी पानी और सोप का एक सॉल्यूशन बनाकर रख देना है। उस टेस्ट ट्यूब जिससे आपकी जो ट्यूब जा रही है, जो थिनर ट्यूब है, उस ट्यूब को उस कंटेनर के अंदर ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप देखोगे कि जब रिएक्शन होगी जिंक और H2SO4 एसिड के साथ बेटा, है ना, तो हमको पता है कि सोप का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बबल्स बनेंगे गैस की वजह से। और इन बबल्स के कांटेक्ट में जब हम कैंडल फ्लेम लेकर जाएंगे ना, तो ये बबल्स जो पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट करेंगे बेटा, जिससे कि हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है। क्या समझ आया कि हाइड्रोजन जो गैस है वो बन रही है। यहाँ से क्लियर, एक बार और समझिएगा। टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें H2SO4 एसिड डाला, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले, कॉर्क से क्लोज किया, एक पतली अपने ग्लास ट्यूब ली जिसको हम डिलीवरी ट्यूब बोलेंगे, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला, यानी पानी का सॉल्यूशन बनाकर सोप के साथ। तो जब रिएक्शन होगी जिंक और H2SO4 की, तो हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी। ओके, और ये हाइड्रोजन हमको पता है कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है, हल्का सा पॉप का साउंड हमको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। वहीं पर अगर हम बात करें इसी की रिएक्शंस को आगे देखते हैं, अब होता क्या है। इसी को हम लोग HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ भी करेंगे।
तो हमको सेम एसिड रिएक्शन देखने को मिलेगी। ओके, जिंक जो है कुछ वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट आपको चीज ध्यान रखना है कि एसिड जितना वीक होगा रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी, तो आपका जो है हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी तो होगी पर वो कम निकलेगी। ओके, तो आपको इस चीज भी ध्यान रखना है। अब क्या समझ आया इस टॉपिक से कि जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों, तो पहली चीज हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरी चीज क्या बनेगी? दूसरी चीज आपके सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? सॉल्ट। तो एसिड एंड बेसेस व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर, सॉरी, acid react with metals, it always forms salt and hydrogen gas. Clear? When acid and metal react, they always form salt and hydrogen gas. ये रिएक्शन हम देख सकते हैं जो कि हमने की थी। H2SO4 लिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए तो रिएक्शन में क्या बना? ये ZnSO4 जो कि एक सोल्ट है, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस बनी। तो क्या समझ आया बच्चों कि जो आपके एसिड से, ठीक है, वो मेटल से रिएक्ट कर कर ऑलवेज सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ वो भी समझते हैं। अगर एसिड रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, तुमको बेस का भी पता होना चाहिए कि जो बेस है वो हमारे मेटल से किस टाइप से रिएक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। क्या करना है आपको? सेम जो पहले रिएक्शन उसी टाइप से करना है आपको। कुछ ग्रेन्यूल लेने जिंक के, जिनको की एक बेस NaOH में डाल देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उस टेस्ट ट्यूब को हमको वार्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी स्टेप एज इट इज रहेगी, बस टेस्ट ट्यूब को हमको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा? आपको सेम चीज मिलेगी कि आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी एंड सोल्ट फॉर्म होगा। सेम, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ हीट आपको देना है, और वहां पर HCl लिया तो यहाँ पर आपको कोई बेस NaOH ले लेना है, हीट देना है, और यहाँ पर भी आपको जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? इसका नाम है सोडियम जिंकेट, बेटा याद रखना है। ओके, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस है वो सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती। मे भी कुछ मेटल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रिएक्शन करना पॉसिबल ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? एक चीज ध्यान समझिएगा, हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स की एंड बच्चों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग दोनों चीजें समझना है। ओके, तो इसको समझने के लिए बेटा हमको दो टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। चलिए समझते हैं। फर्स्ट में हमको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में हमको मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट हमने लिया जिसका की वेट था 0.5 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से भी आधे ग्राम के आसपास हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब ए में ए एंड 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी जो हमारी थी बेटा उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने टेस्ट ट्यूब बी में। अब समझते आगे, यहां तक समझ आए कि दो टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। एक में आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है 0.5 ग्राम, एंड सेकंड बी टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना है 0.5 ग्राम। अब समझते हैं क्या हुआ? ml dilute HCl to both the टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में बेटा आपको जो है डाइल्यूट HCl एसिड मिलाना है। क्या करना है बेटा? दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में आपको डाइल्यूट HCl एसिड ऐड करना है। अब आगे रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, और जब एसिड से आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो तो ऑलवेज आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? CO2 गैस। और क्या बनेगा बेटा? और बनेगा आपका वाटर, और क्या बनेगा? और बनेगा सॉल्ट, ठीक है। तो क्या चीज समझ आई कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स जब रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों ही केस में क्या होगा? आपको सॉल्ट मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जिसको किसी रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट लिया हमने सॉलिड स्टेट में, HCl एसिड मिलाया जो डाइल्यूट था यानी पानी होगा उसके अंदर, बेटा रिएक्शन क्या हुई? सॉल्ट बना आपका,
वाटर बना एंड लास्ट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। सेम चीज हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, फिर से हमने HCl एसिड लिया, आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ, वाटर बना एंड CO2 गैस बना। तो क्या समझ आया बच्चों कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट वाटर एंड CO2 गैस रिलीज करें। चलिए आगे समझते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। चलिए इसको आगे समझते हो। अगर हम लोग, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेसिक प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, इसके अंदर CO2 गैस पास कर रहे हैं, यानी CO2 गैस इसमें हम पास कर रहे हैं, तब क्या होगा समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइम वाटर लिया CaOH ट्वाइस, CO2 गैस हमने इसके अंदर पास की, तो बेटा आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर पासिंग द CO2 इनटू द लाइम वाटर। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हमने CO2 एक्सेसिव अमाउंट में पास कर दी इस रिएक्शन के अंदर, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना वो फिर से क्रिस्टल क्लियर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो क्लियर हो जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी उसके अंदर, तो क्या होगा बेटा कि वो सोल्यूबल हो जाएगी वाटर में और सोडियम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना देगी, और जो कि एक्वस सॉल्यूशन में फिर से ये क्लियर हो जाएगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था वो हट जाएगा। ये याद रखना है कि अगर हम लोग जो है एक एक्सेसिव अमाउंट में CO2 गैस को पास कर रहे हैं रिएक्शन में, तो वो उल्टा रिएक्शन करके इस व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना उसको फिर से सोल्यूबल इन वाटर बना देगी और फिर से आपका क्लियर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्लियर होगा और आप उसको वाटर में देख सकते हो। ठीक है, आगे समझते हैं। ये आपका बहुत बेसिक सा रिएक्शन हमने अभी समझा। मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे, हमने अभी समझा बेटा। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, हमने हाइड्रोजन के साथ समझ ली, ऑक्साइड्स के साथ समझ ली। अगर अब हम एसिड्स और बेस को आपस में मिला दे तो क्या होगा बेटा? इंटरेस्टिंग है ना कि एसिड और बेस को भी मिलाकर देखते हैं क्या बनता है। तो एक चीज आपको याद रख लेना, जब भी एसिड और बेस को हम बेटा आपस में मिलाएंगे तो ऑलवेज सोल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों ही एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, समझना। 2 ml NaOH लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड कुछ ड्रॉप्स हमने फिनेप्थेलिन की डाली। हमको पता है फिनेप्थेलिन जो है वो रिएक्ट करता है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा बेस को। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिसमें हमने फिनेप्थेलिन डाला था, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा, है ना, इसके अंदर फिनेप्थेलिन डाला था NaOH के, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिला रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो फिर से ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, और एक टाइम पर ऐसा होगा कि दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और जो आपका सब्सटेंस है वो एक सोल्ट बन जाएगा और आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? समझ आया बच्चों की क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ओके, हमने एसिड और बेस ले लिया और चेक करने के लिए हमने जिसमें बेस था उसमें हमने फिनोप्थेलिन कुछ ड्रॉप्स डाले, तो उसका कलर जो था हमारा पिंक कलर में कन्वर्ट, उसका हम उसमें धीरे धीरे करके एसिड ऐड कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो एसिड है वो उस फिनोप्थेलिन के कलर को हटा देगा और NaOH से रिएक्ट कर एक सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। ठीक है बेटा, जैसे कि NaOH और HCl लिया तो आपका NaCl सॉल्ट बन गया एंड वाटर रिलीज हो गया। तो यह चीज आपको याद रखना है कि एसिड और बेसिस को आपस में मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल कर देंगे तो 2 चीजें बनेगी। क्या 2 चीजें? सोल्ट एंड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटालिक ऑक्साइड से एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड? होल्ड ऑन अ मिनट फ्रेंड्स। चलिए इसको समझते, इस पर अपन बात करते हैं कि होता क्या है। आपको क्या करना है? कॉपर ऑक्साइड लेना है बेटा, ओके, और HCl एसिड लेना है, क्योंकि बात हम एसिड की कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेटा हमारा क्या बनेगा? 2 सब्सटेंस हमको यहाँ पर मिलेंगे। क्या होंगे वो होंगे आपके सोल्ट एंड वाटर। क्लियर?
जबकि क्या होगा बेटा आपका, सॉरी, चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, जब भी मेटल ऑक्साइड एंड एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा हमारा, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होंगे। ये चीज हमको याद रखना है कि व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। जैसे कि हमने यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड लिया, HCl एसिड से रिएक्ट करवाई, तो आपका जो था वो कॉपर क्लोराइड बना और वाटर फॉर्म। तो हमको क्या याद रखना है कि जब भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो दो चीजें बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बेस से कैसे रिएक्ट होते हैं इसको समझते बेटा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ठीक है, और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमने प्रोड्यूस की, बनेगी, यानी सोल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, देखिए, दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, इट मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे ना बेटा, वो नेचर में एसिडिक होंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किससे होंगे, नेचर में एसिड। जैसे कैल्शियम OH लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करवाई, कैल्शियम कार्बोनेट बना और आपका वाटर बना। तो ये चीज ध्यान रखना है, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो नेचर में एसिडिक होंगे आपके। तो यहाँ पर अगर वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड ये से रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर देखने को मिलेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। What do all acids and base have in common? क्या कोई ऐसी चीजें भी है जो एसिड्स और बेसिस में कॉमन है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है हमको, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली आपको ध्यान रखना है कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। जनरली जितने भी एसी मेटल्स है, ठीक है, जब वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, बट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। एक चीज ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस तो बनी, पर ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है वो एसिडिक होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। ये चीज कंपलसरी है कि जिसमें जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, बट ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनमें की हाइड्रोजन है वो भी एसिड हो, ये जरूरी नहीं है। चलिए समझते आगे। ठीक है, बट ये चीज याद रखना, बट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, इट कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव कर सकते हैं कि जिसमें एसिड, अगर एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, पर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। तो वह चीज हम बात कर रहे हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया बेटा, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक रबर का कॉर्क लिया, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। इस रबर के कॉर्क के अंदर हमने बेटा दो नेल्स यानी दो कीले लगाए, ओके, और उन दोनों नेल्स को एक सर्किट बनाकर बैटरी से और बल्ब से अटैच कर दिया। क्या किया बेटा, आपका बीकर लिया, उसके अंदर हमने कॉर्क रखा और उसके अंदर दो कीले, दो नेल्स लगाकर उसको बैटरी टर्मिनल से बेटा कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। उसके बाद हमने क्या किया कि उस कंटेनर, उस बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl जो हमने ऐड कर दिया। ओके, तो हम देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, जो बल्ब है वो हमारा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एसिड लिया था जो कि HCl था। ओके, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस आपको दिख ही रहा है, तो जो बैटरी बल्ब था वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया। ओके, अब हम आगे इसी रिएक्शन को समझते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंस है बट वो नेचर में एसिडिक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ग्लूकोज एंड एल्कोहल लिया हमने, ठीक है, क्या लिया बेटा, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, दोनों में हाइड्रोजन था, ग्लूकोज में भी और एल्कोहल में। चलिए समझते हैं, सेम रिएक्शन रिपीट करिए हमने, ठीक है, बट इस टाइम क्या हुआ बेटा कि जो हमारा ये बल्ब था और जो बैटरी लगी थी, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, जो हमारा बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। सो वी कैन से इजीली कि एसिड कंटेन H हाइड्रोजन आयंस, बट other substance those who are also contain hydrogen means they are not a acid, it's not necessary they will be a acid। आपको याद रखना है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened to an acid or base in a water solution? ओके, एसिड और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में अपन डाल दें तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक चीज समझने लेना अच्छे से, एसिड जो होते हैं आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और आपकी हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एसिड के साथ हम लोग या बेस के साथ, एक एक करके बात करें, पहले एसिड का समझ लेते हैं। तो अगर एसिड के साथ हम लोग वाटर को में मिला रहे, एसिड और वाटर को मिक्स कर दें, तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा जो हीट निकलेगी। ये चीज क्या ध्यान रखना है कि एसिड जो होता है अगर वो ड्राई स्टेट में है, कौन से स्टेट में? ड्राई, तो उस केस में वो लिटमस सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे, H प्लस आयन नहीं बनेगी, तो लिटमस से रिएक्शन नहीं देंगे तो हमको पता नहीं लगेगा इजीली। तो इसका पता लगाने के लिए क्या जरूरी है कि उस एसिड के साथ थोड़ा बहुत वाटर कंपाउंडिंग या लिक्विड सॉल्यूशन में होना चाहिए। आगे समझते हैं क्या होता है। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेसिक चलिए समझते हैं। व्हेन HCl गैस इज टेस्टेड विद wet blue litmus paper it appear becomes red, but with dry litmus paper no color change occur। समझ आया? तो अगर आपका पानी नहीं है, वहां पर लिटमस गीला नहीं है, उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर नहीं है जो दिया है, तो वहां पर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इट मींस ड्राई HCl गैस एब्सेंस ऑफ वाटर कैन नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, सो डज नॉट बिहेव एज एन एसिड। क्या समझ आया कि एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए भी वाटर की प्रेजेंस की नीड है। अगर एब्सेंस ऑफ वाटर है तो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। जैसे कि HCl H2 लिया तो H3O प्लस बना और Cl माइनस बना। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये H प्लस आयन जो अलोन नहीं रह सकते, उनके लिए वाटर हमको चाहिए ही चाहिए। याद रख लेना बच्चों, ये भूलना मत, इंपॉर्टेंट। ओके, कि क्या कि अगर एसिड जो है वो ड्राई कंडीशन में है ना, एब्सेंस ऑफ वाटर है, तो वहां पर आपको एसिडिक सब्सटेंस के रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो वाटर की प्रेजेंस के बिना रिएक्ट नहीं करते, उनमें ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते। What happened to an acid or base in a water solution? समझते, एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। ओके, बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। याद रखना कि बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे पानी में घुलने के बाद, पर सारे बेसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। याद रखना बेटा कि बेस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वाटर में डिसॉल्व होकर, बट नॉट ऑल बेसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलाइज। ये भी ध्यान रखना, ऐसे बेसेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कलाइज बोलते, लाइक NaOH, KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। These are the all alkalis, they are dissolved in the water। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्यूशन एसिड और बेस को अपन डाल दें तो क्या होगा। सबसे पहली चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, और क्या चीज हमको ध्यान रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस को ऐसा नहीं किसी में किसी को भी मिला दो। अगर आपने केयरफुलनेस रहे आप तो मे भी आपको हार्म हो सकते, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से एसिड या बेस को आपको मिलना है। पहली चीज, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको वाटर कंटेनर है, ओके, और यहाँ पर H2SO पर यानी एसिड हम इसमें डाल रहे हैं और साथ में स्टीयर भी कर रहे हैं इसको ग्लास ट्यूब से। क्या करना है हमको कि जब भी हम लोगों को एसिड एंड वाटर को मिक्स करना है तो कभी भी जो है आपको क्या नहीं करना है, वाटर में एसिड ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने कंटेनर में पानी सॉरी एसिड ले लिया और फिर आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ये नहीं करना है। क्या करना है, पहले कंटेनर में वाटर ले लो, फिर स्लोली स्लोली आपको उसमें एसिड पोर करना है और स्टीयर कर देना। इससे क्या होगा कि जो हीट रिलीज हो रही है वो धीरे रिलीज होगी और जो आपका जो है आपको हार्म होने से बच जाओगे, और हो सकता है कंटेनर पर भी कोई डैमेज ना आए, है ना। अगर इस टाइप से आप काम कर रहे हो, और आपने इसका अपोजिट किया, एसिड ले लिया पहले कंटेनर में फिर पानी डाल दो, तो एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपकी आइस बर्न हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, मे भी कंटेनर भी टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप एसिड और वाटर को मिला रहे हो, है ना, तो क्या करना, ऑलवेज क्या करना है, वाटर में एसिड को डालना है, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करना है। क्लियर। इस डायग्राम से आई होप आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी।